आज की इस गहरी छानबीन में हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो नेटवर्क सिमुलेशन और सिस्टम आर्किटेक्चर की दुनिया का बिल्कुल आधार है। हाँ, बिल्कुल आधार है। मतलब जब बड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क्स या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को डिजाइन किया जाता है तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि असल दुनिया की इन जटिलताओं की सटीक नकल यानी सिमुलेशन असल में तैयार कैसे की जाती है। सही कहा आपने। और आज हमारे पास जो स्रोत है, द मैकेनिक्स ऑफ इवेंट शेड्यूलिंग एंड मैसेज पासिंग इन ऑमनेट प्लस प्लस, वो सीधे इसी तकनीकी पहलू पर वार करता है। हाँ, और आज का हमारा इस छानबीन का जो मिशन है वो यही समझना है कि ऑमनेट प्लस प्लस जैसा शक्तिशाली सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इवेंट शेड्यूलिंग और मैसेज पासिंग का उपयोग करके इन जटिल प्रणालियों के टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर या समय आधारित व्यवहार को कैसे सिमुलेट करता है। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, उन्हें ये तकनीकी क्लास बिल्कुल नहीं लगेगी। बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए एक शानदार अवसर है जो ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि बड़ी-बड़ी प्रणालियां पर्दे के पीछे काम कैसे करती हैं, और वो भी बिना भारी भरकम तकनीकी शब्दों के बोझ के। तो फिर शुरू करते हैं। ओमनेट प्लस प्लस के आर्किटेक्चर में जो पहला मुख्य स्तंभ है वो है इवेंट शेड्यूलिंग। जी। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो क्या हम इसे एक बहुत ही सटीक टू डू लिस्ट की तरह देख सकते हैं जहां हर काम का एक तय समय होता है। हाँ, ये टू डू लिस्ट वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। तकनीकी स्तर पर अगर बात करूं तो इवेंट्स किसी भी सिमुलेशन की सबसे बुनियादी इकाइयां हैं। कोई भी इवेंट सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स में बदलाव लाता है। स्टेट वेरिएबल्स मतलब सिस्टम की वर्तमान स्थिति का डेटा, जैसे कि नेटवर्क का कोई राउटर इस वक्त व्यस्त है या खाली है, या किसी बफर में कितने पैकेट मौजूद हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे इवेंट्स सख्त क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी समय के क्रम में निष्पादित होते हैं ताकि सिमुलेशन बिल्कुल असली और सटीक लगे। क्योंकि अगर एक भी इवेंट अपने तय समय से पहले या बाद में प्रोसेस हो गया तो सिमुलेशन के नतीजे पूरी तरह से गलत हो जाएंगे। कारण और प्रभाव का नियम सिमुलेशन में कभी टूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब स्रोत के अनुसार इन इवेंट्स के 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले हैं सेल्फ मैसेजेस। तो मेरा सवाल यह है कि कोई मॉड्यूल खुद को ही मैसेज क्यों भेजना चाहेगा? ये एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। सेल्फ मैसेजेस नेटवर्क प्रोटोकॉल को सिमुलेट करने के लिए बेहद अहम है। इन्हें मुख्य रूप से टाइम आउट्स या अलार्म सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम आउट्स मतलब अलार्म की तरह? हाँ बिल्कुल, एक अलार्म की तरह। मान लीजिए एक वाईफाई राउटर का सिमुलेशन चल रहा है। राउटर ने एक पैकेट भेजा और अब उसे रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल का इंतजार है। तो राउटर का मॉड्यूल खुद को एक सेल्फ मैसेज शेड्यूल करेगा कि अगर मुझे अगले 10 मिलीसेकंड तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो पैकेट को दोबारा भेजो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। मतलब खुद को ही रिमाइंडर भेजना ताकि प्रोटोकॉल के नियम सही से काम करें। हाँ। और दूसरा प्रकार जो है वो है शेड्यूल्ड मैसेजेस। ये पहले वाले से कैसे अलग है? शेड्यूल्ड मैसेजेस वे इवेंट्स हैं जो एक मॉड्यूल द्वारा किसी दूसरे मॉड्यूल के लिए भविष्य के किसी तय समय पर जनरेट किए जाते हैं। जैसे अगर एक सर्वर को किसी क्लाइंट तक डेटा पहुंचाने में कुछ डिले लगने वाला है, नेटवर्क डिले जो होता है, बिल्कुल, तो सर्वर एक शेड्यूल्ड मैसेज बनाएगा कि यह डेटा क्लाइंट को ठीक 25 मिलीसेकंड बाद प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा प्रकार जो है वो है एक्सटर्नल इवेंट्स। तो बाहरी इवेंट्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स बाहरी इनपुट या यूजर के इंटरैक्शन से पैदा होने वाले इवेंट्स होते हैं, जैसे सिमुलेशन के दौरान लाइव पैरामीटर्स को बदलना। अब जब हम लाखों नोड्स वाले एक बड़े नेटवर्क को सिमुलेट कर रहे होते हैं तो एक ही मिलीसेकंड के अंदर हजारों इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं। इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैनेज करना तो बहुत मुश्किल होगा। यहीं पर ऑमनेट प्लस प्लस की असली ताकत फ्यूचर इवेंट सेट सामने आती है। ये असल में एक प्रायोरिटी क्यू की तरह काम करता है। प्रायोरिटी क्यू? हाँ, जहां इवेंट्स उनके होने के समय के आधार पर कतार में लगे होते हैं। कर्नल को हमेशा वो इवेंट सबसे पहले चाहिए जिसका सिमुलेशन टाइम सबसे कम हो, यानी जो सबसे पहले होने वाला हो। मतलब ये सिर्फ घटनाओं को इकट्ठा नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें उनके समय के अनुसार लगातार सॉर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और जब एक इवेंट प्रोसेस होता है तो वो नए इवेंट्स को जन्म दे सकता है। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कतार खाली ना हो जाए या सिमुलेशन का समय खत्म ना हो जाए। तो फ्यूचर इवेंट सेट समय को तो बहुत अच्छे से नियंत्रित कर रहा है, लेकिन अब एक नया पहलू आता है।
सिमुलेशन के अलग-अलग हिस्से जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं, वो आपस में बातचीत कैसे करते हैं? यहीं पे मैसेज पासिंग की भूमिका आती है ना? एकदम सही। और यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैसेज केवल जानकारी या डेटा नहीं ले जाते, बल्कि वे किसी घटना के होने का संकेत भी देते हैं, एक तरह का ट्रिगर होते हैं। मतलब मैसेज सिर्फ एक चिट्ठी नहीं है, बल्कि वो एक एक्शन लेने का आदेश भी है। हाँ, इसके 3 प्रकारों पर गहराई से चर्चा की गई है। पहला है सिंपल मैसेजेस। ये बुनियादी मैसेज होते हैं जिनमें बहुत कम डेटा होता है, जैसे सिर्फ ये बताना कि कोई लिंक डाउन हो गया है। और दूसरा प्रकार? दूसरा है पैकेट मैसेजेस। नेटवर्क सिमुलेशन में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें हेडर, पेलोड और सबसे जरूरी चीज बिट लेंथ शामिल होती है। बिट लेंथ? इसका क्या काम होता है? इसी से एक बड़ा आहा मोमेंट आता है। जब वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क का सिमुलेशन होता है, तो पैकेट को ट्रांसमिट होने में कितना समय लगेगा, ये बिट लेंथ पर निर्भर करता है। इसी वजह से ओमनेट प्लस प्लस बहुत ही उच्च स्तर की सटीकता के साथ नकल कर पाता है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। और अगर इन पैकेट्स के अंदर भी कुछ और जानकारी छुपानी हो तो फिर तीसरा प्रकार आता होगा जिसे कंपाउंड मैसेजेस कहते हैं। हाँ, कंपाउंड मैसेजेस। ये जटिल मैसेज होते हैं जो कई हिस्सों या अन्य मैसेजों से मिलकर बने होते हैं, जैसे एक पैकेट के अंदर दूसरा पैकेट डालना। अब ये तो समझ आ गया कि मैसेज क्या होते हैं, लेकिन ये एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल तक जाते कैसे हैं? मैंने गेट्स के बारे में पढ़ा है। ये किसी घर के दरवाजे या पोस्ट ऑफिस के इनबॉक्स आउटबॉक्स की तरह होते हैं क्या? ये उदाहरण बिल्कुल सही है। ओमनेट प्लस प्लस में मॉड्यूल सीधे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। संचार के लिए हर मॉड्यूल के पास इनपुट और आउटपुट गेट्स होते हैं। मैसेज भेजने की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में काम करती है। वो 3 चरण कौन से हैं? पहला है क्रिएशन, जहां मैसेज का निर्माण होता है। दूसरा है सेंडिंग, जहां मैसेज को आउटपुट गेट से भेजा जाता है। और तीसरा है हैंडलिंग, जहां प्राप्त करने वाला मॉड्यूल उसे अपने इनपुट गेट पर रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। ये सारा प्रोसेस सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इसे असल में कोड में कैसे लागू किया जाता है? स्रोत में एक कोड का जिक्र है, शेड्यूल सिमुलेशन टाइम प्लस डिले और फिर मैसेज। ये तो भविष्य में किसी घटना को बुक करने के एक जादुई मंत्र जैसा लगता है। हाँ, ये फंक्शन काफी दिलचस्प है। ये इवेंट शेड्यूलिंग और मैसेज पासिंग को जोड़ता है। जब ये कोड रन होता है तो कर्नेल वर्तमान समय में डिले को जोड़कर एक टाइम स्टैम्प बनाता है और फिर उस मैसेज को फ्यूचर इवेंट सेट की कतार में डाल देता है। और जब वो टाइम स्टैम्प वर्तमान समय बन जाता है तब हैंडलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। बिल्कुल। जब कोई मॉड्यूल मैसेज प्राप्त करता है तो उसे सबसे पहले मैसेज का प्रकार पहचानना होता है। टाइप चेकिंग? हाँ, उसके आधार पर एक्शन लेना होता है, जैसे स्टेट वेरिएबल्स को अपडेट करना और जरूरत पड़ने पर प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स भेजना होता है। अब ये सब सुनकर जो लोग इस ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दी गई हैं। पहली है मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब है मॉड्यूल्स को स्पष्ट और विशिष्ट कामों के लिए अलग-अलग रखना। इससे डिबगिंग बहुत आसान हो जाती है। अगर कोई दिक्कत आती है तो पूरे सिस्टम को नहीं खोजना पड़ता, सिर्फ उसी मॉड्यूल की जांच करनी होती है। बेकार के इवेंट्स जनरेट करने से बचना चाहिए। और तीसरी है स्पष्ट संचार मार्ग। इसका मतलब है डेटा ट्रांसफर के लिए रास्तों को साफ और तार्किक रखना। अलग अलग तरह के डेटा के लिए अलग अलग गेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अंदर का लॉजिक उलझे नहीं। और आखिरी है डिबगिंग टूल्स का इस्तेमाल। ओमनेट प्लस प्लस में बहुत अच्छे इनबिल्ट टूल्स होते हैं जिनसे आप मैसेज के बहाव को ट्रैक कर सकते हैं। सीक्वेंस चार्ट्स होते हैं जो दिखाते हैं कि कौन सा मैसेज कब और कहाँ गया। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं तो इवेंट शेड्यूलिंग समय का एक क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क देता है और मैसेज पासिंग उस समय रेखा के भीतर अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच डेटा का समन्वय करता है। ये दोनों मिलकर ओमनेट प्लस प्लस को इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि वह जटिल प्रणालियों की सटीक नकल कर सके। बिल्कुल। और ये ज्ञान बहुत मायने रखता है। कोई भी बड़ा वायरलेस नेटवर्क या 5G कम्युनिकेशन सिस्टम असल में बनाने से पहले उसका इस तरह सिमुलेशन करना समय और करोड़ों डॉलर के संसाधनों की भारी बचत कर सकता है। जो लोग और गहराई में जाना चाहते हैं वे ओमनेट प्लस प्लस की आधिकारिक वेबसाइट और फोरम से जानकारी ले सकते हैं। ये वाकई भविष्य को पहले से देख लेने की एक बेहतरीन तकनीक है। लेकिन जाते जाते एक विचार करने वाली बात है। हाँ, बताइए। जब कोई डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन इतनी बारीकी से असल दुनिया की नकल कर लेता है तो कंपाउंड मैसेजेस की जटिलता कितनी बढ़ सकती है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या एक बिंदु ऐसा आ सकता है जहां सिमुलेशन के अंदर चल रहा इवेंट्स का जाल इतना उलझ जाए
कि उसे डीबग करना या सुलझाना खुद असल दुनिया की समस्या सुलझाने से ज्यादा कंप्यूटेशनली मुश्किल हो जाए? ये तो बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल है। सिमुलेशन की एक्यूरेसी और उसकी जटिलता के बीच का संतुलन आज की इस गहरी छानबीन में सिस्टम्स के अंदरूनी काम करने के तरीके को एक्सप्लोर करना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, उम्मीद है उनकी जिज्ञासा भी उतनी ही जगी होगी। मिलते हैं अगली छानबीन में।